हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अगले टॉपिक जलीय भू आकार की फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। इससे पहले 4 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके चारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप इसको स्किप करके भी देख सकते हैं कि क्या मैंने इसमें रखा हुआ है, इसके बाद आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको लगे कि मैंने बकैती किया हुआ फालतू, तो आप स्किप करके भगा के देख सकते हैं कि इसमें क्या मैंने ऐड किया है, क्या छोड़ा है। जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे उनको लगेगा कि नहीं, ये नोट्स कुछ अच्छे लेवल का है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज जियोमॉर्फोलॉजी का 5वां पार्ट जलीय भू आकारिकी की हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है ग्रेविल के अंतर्गत। ग्रेविल आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आज देख लीजिए ग्रेविल होता क्या है। ग्रेविल के अंतर्गत बोल्डर, कोबुल, अब इसका भी देख लीजिए। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन इससे पहले पूछा हुआ है। कोबुल का जो व्यास है 64 से 256 mm है। पेबुल का 4 mm से 64 mm है। और ग्रेनुल सबसे छोटा 2 से 4 mm है। तो ये बोल्डर, कोबुल, पेबुल और ग्रेनुल, ये 4 ग्रेनुल के भाग हैं। और ये मिलान में अक्सर पूछ लेता है। आप बोल्डर का तो कर लेंगे, आप समझेंगे कि सबसे बड़ा है तो 256 mm से ज़्यादा होगा। कोबुल, पेबुल अब याद नहीं है तो कोबुल और पेबुल में फंस जाएंगे। तो आप कोबुल का याद रखिए। कोबुल दूसरे नंबर पे आता है, 64 से 256 mm इसका व्यास होता है। पेबुल उससे छोटा होता है, छोटे आकार का कण होता है, इसका 4 mm से 64 mm होता है। ग्रेनुल का 2 से 4 mm होता है। अगला पॉइंट है, नदी का वेग दोगुनी कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति चौगुनी, और यदि नदी का वेग चौगुनी कर दिया जाए तो अपरदन की शक्ति जो है 16 गुनी हो जाएगी। ये किसका है? ये वेग का जो कंसेप्ट है किसने दिया? गिलबर्ट महोदय ने। तो अपरदन नदी का वेग का स्क्वायर होता है। इतना जानिए कि अगर नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाएगा तो चौगुना हो जाएगा अपरदन शक्ति, चौगुना किए तो 16 गुना हो जाएगा, मतलब स्क्वायर में बढ़ता है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो घोलीकरण या संक्षारण। देखिए घोलीकरण आता है तो आप समझ जाते हैं कि ये रासायनिक क्रिया से रिलेटेड है। संक्षारण आता है, थोड़ा सा कठिन वर्ड है। इसका इंग्लिश आप देखेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ कोरेजन होता है। कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश भाग घुलनशील तत्व उनमें से अलग होकर नदी में बहने लगता है। इसी को घोलीकरण या संक्षारण कहते हैं। कार्बोनेशन जो क्रिया होती है उसके कारण चट्टान का अधिकांश भाग क्या होता है? आप जानते हैं कि चट्टानों में खनिज तत्व पाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कारण वो पानी में घुल जाते हैं और अलग होकर नदी में बहने लगते हैं। इसी को बोलते हैं घोलीकरण या संक्षारण। अगला पॉइंट है, नदी अपरदन को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में। पार्श्व अपरदन, जो साइड में नदी अपरदन करती है। आपके यहाँ अगर नाला, नदी कुछ भी होगा तो आप देखते होंगे कि जब बाढ़ आता है किनारे को ज़्यादा काटता है, तो पार्श्व अपरदन हो गया। लंबवत अपरदन, 2 को तो आपने पढ़ा होगा। लंबवत का मतलब नीचे कटाव। जब तेज धार, कह सकते हैं हिमालय की जो नदियाँ होती हैं गार्ज या कैनियन का निर्माण करती हैं, तो लंबवत अपरदन ज़्यादा होता है। क्या होता है? लंबवत अपरदन ज़्यादा होता है। आगे हम बात करें, चौथा जो प्रकार है आप देख सकते हैं शीर्ष अपरदन। तीसरा, चौथा शीर्ष अपरदन और मुख अपरदन। ये अपरदन के 4 प्रकार हैं, 4 वर्गों में हमने डिवाइड किया हुआ है। पावेल का जो सिद्धांत था आधार तल की संकल्पना, ये बहुत बार पूछा गया है। कब आया था? 1875 में इन्होंने प्रतिपादित किया था आधार तल की संकल्पना। अगला पॉइंट है, आधार तल में धनात्मक परिवर्तन से रिया एक्स्यूरी का निर्माण, नदी के मुख का भरना, बाढ़ मैदान का निर्माण और नदी भागों का अवसादीकरण के कारण भरा हो जाता है। सागरी द्वीपों का निर्माण होता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धनात्मक परिवर्तन से ऋणात्मक परिवर्तन से क्या इसके परिणाम होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धनात्मक परिवर्तन जब होगा तो रिया और एक्सरी का निर्माण होगा, नदी के मुख का भरना,
बाढ़ मैदान का निर्माण, नदी के निम्नवर्ती भाग में अवसाद का जमाव हो जाएगा और सागरी द्वीपों का निर्माण भी होता है। तो नदी अपर्दन के 4 वर्गों में हमने विभाजित किया यहाँ पे, पार्श्व अपर्दन, लंबवत अपर्दन, शीर्ष अपर्दन और मुख अपर्दन। पावेल के आधार तल की संकल्पना 1875 में इन्होंने अपना दिया था। अगले पॉइंट की हम बात कर रहे थे, नदी में अगर आधार तल, नदी के आधार तल, सॉरी दोस्तों, समुद्र के आधार तल में धनात्मक परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? रिया का एक्चुरी का निर्माण होगा, नदी के मुख का भरना होगा, बाढ़ मैदान के निर्माण होंगे, निम्न भागों का अवसादीकरण के कारण भराव होगा, सागरी द्वीपों का निर्माण होगा। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन से उत्थित पुलिन व सागरी वेदिकाओं का निर्माण होगा। वो तो धनात्मक परिवर्तन से हमने देखा, यहाँ पे ऋणात्मक परिवर्तन से देखते क्या होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उत्थित पुलिन या सागरी वेदिकाएं। एक आया था संरचनात्मक सोपान, ये क्वेश्चन करके कंफ्यूज करने के लिए संरचनात्मक सोपान का जो कह सकते हैं, आप देखेंगे मैप में उसका आकार देखेंगे तो लगभग सेम टू सेम सागरी वेदिकाएं के तरीके वो भी होता है संरचनात्मक सोपान, लेकिन वो ऋणात्मक परिवर्तन से नहीं बनता है। वेदिकाएं, सागरी वेदिकाएं जो होते हैं, उत्थित पुलिन जो होते हैं, ये बनते हैं आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन से। निक पॉइंट का निर्माण, निक पॉइंट एवं जलप्रपात का भी निर्माण होता है। अधाकृति विसर्ग बनते हैं, स्थलाकृति विषम विन्यास का निर्माण होता है। तो हमने देखा। अगला पॉइंट है गिलबर्ट का छठी शक्ति सिद्धांत। गिलबर्ट ने छठी शक्ति सिद्धांत में क्या कहा कि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो परिवहन शक्ति 64 गुना हो जाएगी। अब अपर्दन से मत लगा लीजिएगा, अपर्दन स्क्वायर में बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, 6 गुना बढ़ रहा है सीधे सीधे। नदी का वेग अगर 2 गुना कर दिया जाए तो परिवहन शक्ति कितनी हो जाएगी? 64 गुना। आप समझ सकते हैं कि अगर नदी 10 किलो वेट लेके बह रही है, अगर उसका वेग 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो कितने किलो लेके बहेगी? 10 से 64 का गुणा करेंगे तो 640 कह सकते हैं केजी लेके इसका वहन जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा। 640 किलो लेके अपने साथ बह सकती है। अगला पॉइंट है नदी का परिवहन कार्य कर्षण द्वारा। कर्षण का मतलब आप समझ सकते हैं, उत्परिवर्तन द्वारा, लटक कर, घूल कर, इसके द्वारा संपन्न होता है। अगला पॉइंट है स्थल रूप द्वारा उत्पन्न स्थल रूप। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो आप अच्छे से इसको देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अपर्दन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप। नदी द्वारा जो अपर्दन होते हैं या हिमानी द्वारा जो अपर्दन होते हैं, यहाँ पे हम नदी की बात कर रहे हैं, तो नदी के अपर्दन द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं? तो नदी घाटी का विकास होता है, तो भी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन और विसर्प का निर्माण होता है। जल प्रपात का भी निर्माण होगा। जल गर्तिका, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका को रिवर टेरेसी, ये वर्ड इंग्लिश में भी पूछा गया है। नदी वेदिका को याद रखेंगे, रिवर टेरेसी नाम दिया गया है, और नाम नहीं दिया गया, इंग्लिश वर्जन है इसका। शुकर कटक जो है क्वेस्टा या हांगबैंग। अब ये शुकर कटक को हांगबैंग बोलते हैं और क्वेस्टा को क्वेस्टा ही बोलते हैं। तो शुकर कटक की जगह अगर हांगबैंग आ गया तो सोचेंगे आपकी नदी के अपर्दन द्वारा ही बना है। ऐसे क्वेस्टा और शुकर कटक आपको कन्फ्यूज कर सकता है, नए वर्ड आपके लिए हों, लेकिन ये अपर्दन के कारण ही बनते हैं। इनको आप दिलो दिमाग और जहन में घुसा लीजिए अच्छे से। अगला बात करें हम अगले पॉइंट की, छिपरिकाएँ क्या होती हैं? जो जलप्रपात का छोटा रूप होता है उसको हम छिपरिका बोलते हैं। लटकते पर्वत प्रक्षेप, इनका भी निर्माण होता है, किसके कारण? अपर्दन के कारण। अब बात करें नदी के निक्षेप द्वारा उत्पन्न स्थल रूप। जलोढ़ पंख जानते हैं, जलोढ़ पंख का भाबर क्षेत्र में, हिमालय के जो तराइन क्षेत्र ऊपरी भाग है, भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। सबसे ज़्यादा कोसी महानंदा ने इसका निर्माण किया है। जलोढ़ शंकु, इलुवियल कोन्स, इलुवियल पैंस, इलुवियल कोन्स, इनका निर्माण बहुत ज़्यादा किया गया है हिमालय के पर्वतीय पात क्षेत्रों में। बालुका पुलिन, बालुका तट, बालुका पुलिन बीच जिसको बोलते हैं आप जानते हैं, गोवा का बीच है,
मुंबई का बीच है, सब जो किनारे किनारे बीच होते हैं जहाँ पे बालुका पुलिन या बालुका तट का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नदी के निक्षेप द्वारा, न कि समुद्री निक्षेप द्वारा पुलिनों का निर्माण, या नदी के निक्षेप द्वारा। यहाँ बालुका पुलिन और बालुका तट। अब बालुका पुलिन आप दिमाग में लाएंगे कि ये तो नदी के द्वारा कहाँ से हो गया, तो नदी के द्वारा भी निर्माण बालुका पुलिन का या बालुका तट का होता है। सैंडबैन या सिकटा तट इसको बोलते हैं, इसका भी निर्माण नदी के निक्षेप से होता है। प्राकृतिक तटबंध ये तो पूछा गया है, लेकिन इसका जो इंग्लिश वर्जन उसको दे दिया गया है नेचुरल लेविस पूछ लिया है, या प्राकृतिक तटबंध जिसको नेचुरल एम्बैंकमेंट कहते हैं। बाढ़ के मैदान और डेल्टा का निर्माण होता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम देखेंगे, जैसे चापाकार डेल्टा क्या होता है। चापाकार डेल्टा ये धनुषाकार होता है, चापाकार इसी को धनुषाकार चापाकार बोलते हैं। इसका निर्माण अर्धशुष्क जलवायु में होता है, जैसे गंगा, राइन, नाइजर, फांगो, इरावदी, मेकांग, लीमा, सिंध, पो, रोन और बोल्गा डेन्यूब की डेल्टा, ये डेल्टा हैं चापाकार डेल्टा के एग्जाम्पल। अगर कठिन क्वेश्चन बनाना रहेगा तो ऐसे पूछ लेगा कि चापाकार डेल्टा का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, या कौन सी नदी नहीं बनाती चापाकार डेल्टा। तो इंडिया में कौन कौन से गंगा है, इंडिया में गंगा नदी, सिंध नदी भी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। 3-4 नदियाँ आप देख रहे होंगे, यूरोप की हैं, पो इटली की है, रोन फ्रांस की है, वोल्गा यूरोप की नदी है जो 2-3 देशों में बहती है, डेन्यूब जानते होंगे, 5-6 राजधानियाँ इसके तट पर बसी हुई हैं। 10 देशों में विश्व की सबसे कह सकते हैं कि देशों से होकर गुजरने वाली नदी डेन्यूब है। और ये 4-5 हो गई जो कहाँ पे है, यूरोप में। इरादी आप जानते हैं म्यांमार की नदी है। मिकांग ये लाओस मध्य एशिया से कह सकते हैं, हिमालय से ही निकलती है, तिब्बत के पठार से मिकांग इरादी दोनों नदियाँ निकलती हैं। मिकांग लाओस होते हुए कंबोडिया में चली जाती है। ये नदियाँ हो गई। लीमा यूरेशिया की नदी है, रूस की नदी है, ये उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। उत्तरी सागर में नहीं, बिफोर्ट सागर में जल अपना गिराती है, जो साइबेरिया के उत्तर में है। तो ये कुछ नदियाँ हो गई जो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनको प्रगतिशील डेल्टा भी कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील डेल्टा। ये नदियाँ गुम्फित होती हैं। गुम्फित मतलब समझ रहे हैं, गुम्फित का मतलब होता है जैसे ये समुद्र के किनारे, समुद्र से कुछ दूरी पर होती हैं, कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। जाल का एक कह सकते हैं जाल नुमा निर्माण हो जाता है, कई वितरकाओं में बढ़ जाती हैं, इसी को गुम्फित बोलते हैं। ढाल कम होने के कारण जलधारा जो है कई भागों में बढ़ जाती है, इसको गुम्फित बोलते हैं। तो प्रगतिशील डेल्टा का निर्माण करती है कौन, चापाकार डेल्टा इसी को बोलते हैं। कौन कौन नदियाँ हैं ये आपने देख लिया। आगे हम बात करें ज्वारनदमुख डेल्टा, जो एक चूरी का निर्माण करती हैं। इंडिया में तापी, नर्मदा हैं, और यूरोप में आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, ओडर, विस्चूला, एल्ब और सीन फ्रांस के हैं। एल्ब नदी नीदरलैंड 2-3 देशों में होकर बहती है। विस्चूला, ओडर ये कहाँ की नदियाँ हैं, यूरोप की नदियाँ हैं। ओब, हडसन, मैकेंजी आपने सुना होगा, ये कनाडा की नदी है। हडसन यूएसए की नदी है। और ओब का नाम आपने सुना होगा, ये भी रसिया की नदी है। ओब का मुहाना विश्व का सबसे बड़ा मुहाना है, आपने अगर पढ़ा होगा तो इसके बारे में जानते होंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वर्धमान डेल्टा। ये वर्धमान डेल्टा का जिक्र हमने किया, गंगा और मिसिसिपी वर्धमान डेल्टा के एग्जाम्पल है। ये नदियाँ मिसिसिपी और गंगा वर्धमान डेल्टा बनाती हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख जलप्रपात। देखिए जलप्रपातों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने वहीं पर रखा है, जो विश्व के कुछ टॉप जलप्रपात हैं। एंजल आप जानते हैं वेनेजुएला में है, 989 मीटर है, 79 मीटर है, 979। ब्राउनी 1837 मीटर है, ये न्यूजीलैंड में है। जेप्सन 792 मीटर नॉर्वे में है। येसोमाइट कैलिफोर्निया यूएसए में है, 739 मीटर। ये कुछ टॉप ऊंचाई वाले जलप्रपात हैं। अगला है कार्ड्स भू आकार की। अगर वीडियो
देखते हैं कितना लंबा हुआ है। लगभग 15 मिनट का वीडियो बना है जली भुआकार की पे। लगभग 15 मिनट का कास्ट भुआकार के पे भी बनेगा, ये आप देख सकते हैं। लगभग उतना ही लंबा ये भी है, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने नहीं छोड़ा है, उनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए, लंबा वीडियो हो जाएगा, अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा। 6वां पार्ट होगा जो कास्ट भू आकार की से संबंधित होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।